राम मंदिर में चोरी डकैती पर रोज कोई नया खुलासा, रोज चर्चा। भाजपा आरएसएस की गले की हड्डी बन चुका है। राम भक्त परेशान हैं कि उन्हें उचित जवाब नहीं मिल रहा है। एसआईटी की जांच में क्या हो रहा है, ट्रस्ट में क्या हो रहा है, बीजेपी आरएसएस में क्या हो रहा है, किसी को ढंग से पता ही नहीं चल पा रहा है। इसी बीच में इस्तीफा हुआ कि नहीं ये सब भी नहीं पता। तब जाकर राम मंदिर ट्रस्ट की एक आपात बैठक आज होती है, बड़ी बैठक होती है। इस बैठक के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कोई चिट्ठी लिख दी और उससे बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन भाजपा, आरएसएस, राम मंदिर ट्रस्ट ये सब मिलकर इस बात पर साफ गोई से अपना पक्ष देश को समझाने की बजाय विपक्ष पर हमलावर हो गए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में गए, विपक्ष पर हमला करके लौट आए, राम मंदिर नहीं गए दर्शन करने, और हनुमान को गेटअप पहनाकर अपने कार्यकर्ता को भाजपा का झंडा लेकर नचा रहे थे, जिस पे मैंने पिछली वीडियो बनाई है। नहीं देखे हो तो एक बार उसको देख लीजिएगा, समझ में आएगा कि भाजपा आरएसएस कितनी आस्थावान हिंदू है और देवी देवताओं का कितना सम्मान करती है। लेकिन ये और काम क्या शुरू कर दिए, भाजपाई अब इस बात पर लग गए हैं कि एक टिन्नू यादव अगर मिला है तो उससे अखिलेश यादव का नाम जोड़ करके उनको बदनाम किया जा सके कि सैकड़ों बार टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से बात की है और उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या तमतमाता जवाब दिया है। यह बात आप वीडियो के आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि समझ में आए कि हो क्या रहा है। इस पूरे मामले में पिछले दिनों से अब तक क्या बदल रहा है। ट्रस्ट की बैठक हुई, इस्तीफों पर चर्चा हुई, एसआईटी की जांच चल रही है और 5 साल के खातों के दोबारा ऑडिट की बात सामने आई है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने बाकायदे चिट्ठी लिखकर अपने दायित्व की सीमा बताई है। जिस अखिलेश यादव को अब तक भाजपा के लोग कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को शुरुआती दौर में सार्वजनिक और राजनीतिक बनाया था, इसलिए उन्हें भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चलिए सबसे पहले यह देखने की कोशिश करते हैं कि मामला ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि जब सवाल स्थानीय स्तर पर उठ रहे थे, कानाफूसी चल रही थी या कोई मुद्दा उठा भी रहा था तो चर्चा नहीं हो रही थी। 7 जून की तारीख और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर जो बोला तो देश ने दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। 7 जून को अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर हस्तक्षेप सार्वजनिक किया कि उनके पास रिकॉर्ड मौजूद हैं, चोरी हो रही है, और उसके बाद यहां राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू हो। यहां मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि किसी विपक्षी नेता द्वारा आरोप लगा देना अपने आप में आरोप की सत्यता ही नहीं साबित करता, मगर इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यह तय है कि अखिलेश यादव ने इस मामले को नहीं उठाया होता तो ये मामला इतना बड़ा शायद नहीं बन पाता या इतना जल्दी इतना बड़ा नहीं बन पाता। मामला आगे बढ़ा, एफआईआर हुई, 8 लोग नामजद हुए, गिरफ्तारियां हुई, एसआईटी की जांच आगे बढ़ी, ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ हुई, 5 साल के खातों के दोबारा ऑडिट और गहनों तथा कीमती वस्तुओं की जांच की बात सामने आई और अंततः 6 जुलाई की बैठक में एजेंडे में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट, वित्तीय हिसाब किताब और प्रशासनिक बदलाव शामिल हुआ। तो सवाल बहुत सीधा है, अगर कोई मामला था ही नहीं तो इतनी जांच किस बात की हो रही थी, और अगर सारे सवाल काल्पनिक थे तो एफआईआर क्यों हुई? अगर सब बिल्कुल ठीक था तो व्यवस्था में सीईओ जैसे बदलाव के प्रस्ताव पर विचार क्यों हो रहा है? यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अखिलेश यादव की भूमिका को समझना जरूरी है। उन्होंने चोरी की पुलिस जांच नहीं की, उन्होंने आरोपी नहीं पकड़े, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को स्थानीय कानाफूसी से निकालकर सार्वजनिक जवाबदेही का सवाल बना दिया। लोकतंत्र में विपक्ष की यही भूमिका होती है। अब आते हैं कोषाध्यक्ष की चिट्ठी पर। इस कहानी में 5 जुलाई को एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम दर्ज हो गया। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने एक हस्ताक्षरित पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के चढ़ावे की गिनती में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय ट्रस्टी चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया को देखरेख करते थे। उनके मुताबिक वित्तीय ऑडिट सुरक्षित हैं और मंदिर के खर्च बैंकिंग माध्यम से किए जाते रहे। उन्होंने चोरी के आरोप से खुद को दुखी और लज्जित बताया। अब यहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है। मैं कोषाध्यक्ष के पत्र को उनके खिलाफ सबूत के रूप में नहीं पेश कर रहा,
बल्कि यह पत्र खुद एक प्रशासनिक सवाल पैदा करता है। अगर कोषाध्यक्ष दैनिक चढ़ावा गिनने की प्रक्रिया ही नहीं देख रहे थे तो देख कौन रहा था? निगरानी की जिम्मेदारी थी किसकी? कैश हैंडलिंग की कमांड चेन क्या थी? एक व्यक्ति पैसा गिनने की व्यवस्था तक कैसे पहुंचता है? कि किसकी अनुमति से वहां लोग काम करते थे? किस तरह का सत्यापन होता था? और सबसे अहम सवाल, क्या किसी ने पहले अनियमितता की आशंका जताई थी? क्योंकि रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कथित तौर पर 3 महीने पहले ही चढ़ावा गिनने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की बदलने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस सिफारिश के बावजूद तत्काल बदलाव नहीं किया गया। अब बताइए, अगर यह रिपोर्ट सही है तो यह साधारण चोरी का मामला कैसे रह जाता है? चेतावनी किसे मिली? उस पर कार्रवाई किसे करनी थी? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और इस देरी का फायदा किसे मिला? 6 जुलाई की बैठक ने क्या संकेत किए? इस विवाद के बीच 6 जुलाई को यानी आज ट्रस्ट की बैठक असाधारण रूप से चर्चा का विषय है। इस बैठक के एजेंडे में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों का सवाल शामिल था। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर बात होनी थी। 2025-26 के आय व्यय और बैलेंस शीट की समीक्षा भी होनी। श्रद्धालुओं के लिए भविष्य की व्यवस्थाएं और प्रशासनिक बदलाव में हेरफेर भी शामिल था। रिपोर्टिंग के मुताबिक इस रिपोर्टिंग में सीईओ नियुक्त करने की संभावना और ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे को अधिक पेशेवर बनाने की चर्चा भी सामने आई है। कुछ रिपोर्टों ने यह रेखांकित किया कि वर्तमान ढांचे में प्रशासनिक अधिकार सीमित व्यक्तियों के आसपास केंद्रित रहे। अब मेरा एक सवाल है, भाजपा से और आरएसएस, जब मंदिर का श्रेय लेना था तब आप आगे थे। भूमि पूजन, ये जरा वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखते जाए। भूमि पूजन में कौन? आप। और मैं जब आप कह रहा हूं तो 3 चेहरे याद रखिएगा, इस्तेमाल किया। लेकिन जब राम मंदिर के चढ़ावे की जवाबदेही का सवाल इतना बड़ा हो चुका है, तो अचानक कहा जाने लगा कि ट्रस्ट स्वतंत्र है, राजनीति मत कीजिए, जांच होने दीजिए। अरे भाई, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और इनके तमाम लोग एक बात का सवाल का जवाब दीजिए कि राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर राजनीति की किसने? आप। विपक्ष ने तो राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा नहीं, मांगा आपने। विपक्ष ने धर्म और सत्ता को एक दूसरे से मिलाया नहीं, मिलाया आपने। दशकों तक राम के नाम पर आपने अपनी जमीन राजनीति की बनाई, और जब राम मंदिर की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठेंगे, राजनीतिक जवाबदेही के सवाल भी आपसे ही पूछे जाएंगे। आरएसएस ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तो की, स्वागत योग्य है आपकी मांग। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि केवल निचले स्तर पर छोटे छोटे मछलियों पर कार्रवाई पर्याप्त है या प्रबंधन की जवाबदेही भी तय होगी? और अब कहानी में टिन्नू यादव की एंट्री होती है। अब आते हैं इस मामले की एक नई राजनीतिक लड़ाई। राम शंकर यादव और टिन्नू यादव का नाम इस मामले में प्रमुख आरोपियों के रूप में सामने आया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह दावा फैल गया कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच फोन पर संपर्क था। कुछ रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्टों के कथित तौर पर सीडीआर के आधार पर नियमित बातचीत और गिरफ्तारी के पहले से संपर्क के दावे होने लगे। अब यहां एक सावधानी बरत, इन कथित कॉल रिकॉर्ड दावों को आधिकारिक एसआईटी निष्कर्ष के रूप में पेश करना अभी उचित नहीं होगा, जब तक जांच एजेंसी सार्वजनिक रूप से कोई प्रामाणिक जानकारी देश के सामने रखना। लेकिन इसका इंतजार भाजपाई क्यों करते? भाजपाइयों ने सोशल मीडिया पर अपना पिछड़ा विरोधी, पीडीए विरोधी और यादव विरोधी मानसिकता का परिचय देना शुरू कर दिया, और हमेशा की तरह इस मानसिकता का अगुवाई करने का झंडा, वो वाला झंडा नहीं जो ये देखिए हनुमान जी को पकड़ाकर भाजपाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना प्रचार करने के लिए सड़क पर नचवा रहे थे, एक प्रति, और ये हनुमान है भी नहीं, ये तो उनका प्रतिरूप बना दिया भाजपा कार्यकर्ताओं ने। हम उस झंडे की बात कर रहे हैं जो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, बीजेपी की मानसिकता का झंडा है। और ये झंडा जिसके हाथ में था उस सांसद का नाम है निशिकांत दुबे। उसने एक पोस्ट करते हुए कहा कि टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था, यानी इशारा सीधे अखिलेश यादव की। अब देखिए सियासत क्या होती है। मंदिर की व्यवस्था पर सवाल पूछिए, जवाब मिलेगा टिन्नू यादव। प्रबंधन की जवाबदेही पूछिए, जवाब मिलेगा अखिलेश यादव। चेतावनी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जवाब ही नहीं मिलेगा।
ऑडिट और निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? फिर कोई जवाब नहीं मिले। सिस्टम में सेंध कैसे लगी, कौन कौन शामिल था, पैसा कहां कहां तक जाता था, और उन आस्थावान राम भक्तों के भरोसे को किसने लूट लिया डकैती डालकर, सब चुप। लेकिन आरोपी की जाति और विपक्षी नेता की जाति को एक साथ जोड़ करके भाजपाइयों ने यह मानसिकता दिखा दी। फिर क्या था, अखिलेश यादव ने तुरंत जवाब दिया और बहुत तीखा जवाब दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा कि सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी है कि भाजपा सांसद को झूठी पोस्ट हटाने के लिए 10 मिनट का समय दिया और कहा कि अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो लोग इस कथित झूठ को फैला रहे हैं वे इसे हटाएं, सार्वजनिक माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उनकी प्रतिक्रिया का राजनीतिक हिस्सा यह था कि उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीए समाज को कलंकित और अपमानित करने के लिए भाजपाई और उनके सहयोगी खुद से झूठा फैला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और अंत में उन्होंने चुनौती दी, अगर सच बोलने का साहस है तो अयोध्या वासियों के सामने सरयू का जल हाथ में उठाकर बात कहें। अब यह केवल चौहा चोरी का मामला नहीं रहा, यह जांच बनाम राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई बनती जा रही। अब असली सवाल, अखिलेश यादव की भूमिका क्या रही? इसका जवाब न अतिशयोक्ति में देना चाहिए न कम करके। अखिलेश यादव जांच अधिकारी नहीं है, एसआईटी के मेंबर नहीं है, एफआईआर अखिलेश यादव नहीं लिखी, लेकिन एक विपक्षी नेता के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने शुरुआती दौर में इस मुद्दे को सार्वजनिक तौर पर उठा दिया और उन्होंने मंदिर की आस्था और उसके वित्तीय प्रबंधन के बीच जवाबदेही का सवाल खड़ा कर दिया, एसआईटी की निष्पक्षता पर स्वतंत्र जांच की मांग की और राजनीतिक बहस का हिस्सा बना। उनके हस्तक्षेप के बाद मामला लगातार राष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक बहस में बना रहा। और आज स्थिति यह है कि एफआईआर है, जांच है, गिरफ्तारियां हैं, खातों की समीक्षा है, प्रशासनिक सुधार की चर्चा है और ट्रस्ट की व्यवस्था सवाल के घेरे। इसलिए कहना उचित होगा कि अखिलेश यादव ने चोरी का पर्दाफाश अकेले नहीं किया, लेकिन इस मामले को राजनीतिक और सार्वजनिक जवाबदेही का बड़ा प्रश्न बनाने में उनकी सबसे केंद्रीय भूमिका रही। बहुत सारे लोग पहले बोल रहे थे, लेकिन इनके बोलने का असर यह ज्यादा तथ्यात्मक और मजबूत बात है। सबसे बड़ा सवाल बीजेपी और आरएसएस से। मैं फिर कहना चाहता हूं, यह भगवान राम का सवाल नहीं है, यह करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का सवाल है। देश के गरीब लोगों ने अपनी छोटी छोटी बचत से दान किया, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 1000, किसी ने अपनी जमा पूंजी दे दी, किसी ने सोना दिया, किसी ने चांदी, किसी ने बहुत कुछ दिया। इन लोगों ने किसी राजनीतिक पार्टी को पैसा नहीं दिया था, उन्होंने अपनी आस्था से दान किया था। उनका हिसाब मांगना राम का विरोध नहीं है, हिसाब मांगना श्रद्धालुओं और आस्थावान राम भक्तों के विश्वास की रक्षा करना है। लेकिन भाजपा और आरएसएस की राजनीति, उनकी समस्या यही है कि उन्होंने धर्म और अपनी राजनीति के बीच की सीमा को इतना धुंधला कर दिया कि अब उन्हें लगता है कि उनकी व्यवस्था पर सवाल उठाना ही धर्म पर सवाल उठाना। नहीं, राम किसी पार्टी के नहीं है, आस्था किसी संगठन की नहीं है और मंदिर का चढ़ावा किसी राजनीतिक संरक्षण में रहने वाली व्यवस्था की निजी तिजोरी नहीं बन सकती। इस मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए किसी व्यक्ति को अदालत के फैसले से पहले दोषी नहीं करारना चाहिए, मगर उतना ही गलत होगा कि कोई गंभीर मामला नहीं है और यह कह के मामले को भटका दिया जाए। इसलिए अब कोषाध्यक्ष की चिट्ठी, ट्रस्ट के लोगों की जिम्मेदारी, भाजपा और आरएसएस के क्रेडिट लेने के बाद क्रेडिट से भागने की जांच, और जांच कैसे होगी इस पर देश के सामने एक साफ गोई से अपना पक्ष। अगर ये नहीं हुआ तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जाते थे एक पुराना गाना आपको सुनाते जा रहा हूं। चंदा मेरे राम का, पेटी मेरे राम की, चढ़ावे के लोभ में श्रद्धा क्यों नीलाम की। खायो रे 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 खायो रे, राम को धन खायो, राम को धन खायो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।